स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है भारत में लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी यूनिट 1 है भारतीय प्रशासन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और एग्जाम से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड कोई भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ पे लोक प्रशासन के से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो प्रशासन को पहले समझते हैं, प्रशासन होता क्या है। किसी भी संस्था के जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसके जितने भी लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने की एक कार्यनीति होती है। ठीक है, इसको हम प्रशासन कह सकते हैं। किस तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, क्या क्या तरीके रहेंगे, क्या क्या प्लानिंग रहेगी, वो सारा का सारा काम प्रशासन के अंदर में आता है। इसी तरह से जो लोक प्रशासन होता है वो जनता के हित के लिए किया जाता है। जनता के हितों को ध्यान में रख के जितनी भी नीतियां होती हैं वो बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो लोक प्रशासन के अंदर आ जाता है। तो लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया एक संगठित कार्य है। सरकार अगर कोई भी योजना बनाना चाहती है जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए, समाज कल्याण के लिए, तो उसे एक संगठन के रूप में काम करना पड़ता है। ठीक है, वही लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। ठीक है, राजनीति के अंदर हमें जो भी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं वो उसके एक व्यवहार को दिखाती हैं। इसीलिए जो लोक प्रशासन है वो भी उसका एक अंग होता है। ठीक है, इसमें राज्य के प्रशासनिक या शासन के उस भाग का जो नीतियों के क्रियान्वयन से किसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, उनके ढांचे का, उनकी कार्यप्रणाली का, उनके संगठन इत्यादि का गहन अध्ययन किया जाता है। तो लोक प्रशासन एक विषय होता है। इसके अंदर हम किसी भी राज्य का जो प्रशासनिक शासन होता है उसमें जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो नीतियों को इम्प्लीमेंट करता है, उनसे जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। उनका ढांचा किस तरह का होता है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। उनकी जो कार्यप्रणाली होती है उसकी चर्चा हम करते हैं। लोक प्रशासन के अंदर में वो संगठन के रूप में किस तरह से काम करते हैं, इन चीजों का अध्ययन लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत किया जाता है। वुड्रो विल्सन जो कि जो लोक प्रशासन है उसके जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या कहा था कि लोक प्रशासन विधि एवं कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का एक नाम है। ठीक है, अगर हम कानून को या फिर जो न्याय है उसको एक विस्तृत, व्यापक रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो वो लोक प्रशासन है। विधि को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। यानी कि कोई भी जो कानून होता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो एक हमारी प्रशासकीय क्रिया यानी कि प्रशासन के अंतर्गत आती है। यानी कि जितनी भी न्याय से संबंधित, कानून से संबंधित जो भी हम योजनाएं लागू करते हैं, ठीक है, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे प्रशासन के अंदर आते हैं। प्रशासन, जो लोक प्रशासन विषय है उसकी भारत में शुरुआत 1937 से मानी जाती है, जब मद्रास यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान विभाग में लोक प्रशासन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी उसका जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट था उसमें एक डिप्लोमा शुरू करा गया था, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था, तो वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1954 में लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई नई दिल्ली में, जिसका काम था जो उच्च अधिकारी थे, जो हायर ऑफिसर होते हैं, उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग देना था। और लोक प्रशासन में अनुसंधान, रिसर्च या फिर जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके लिए काम करना था कि हमारा जो लोक प्रशासन उसमें हम किस तरह से विकास कर सकते हैं। उनमें जो अनुसंधान होते हैं, सारा का सारा जो काम होता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। भारतीय सेवाओं का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर 1972 से ही इसको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जिसको हम लवासना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी। अगर हम बात करते हैं लोक प्रशासन का क्या महत्व होता है, ये जन कल्याण का माध्यम होता है। ठीक है, जन कल्याण यानी कि जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये एक प्रशासन एक डायरेक्ट माध्यम होता है। अगर हमें समाज में कोई भी कल्याण करना है, समाज के लोगों की भलाई करनी है, कोई भी योजना लागू करनी है, तो वो हम लोग प्रशासन के माध्यम से कर सकते हैं। नीति निर्माण में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर ये सोचो कि सरकार है, देश हमारा कितना बड़ा है, सरकार को कोई भी नीति बनानी है तो उसमें उसकी मदद लोक प्रशासन करता है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी जो विशेषताएं होती हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से ये नीति निर्माण में भी हमारी सहायता करता है।
रक्षा, अखंडता और शांति की व्यवस्था के लिए ये काम करता है। ठीक है, समाज में अखंडता के लिए, उनकी जो एकता होती है उनकी रक्षा करने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोक प्रशासन का महत्व होता है। लोकतंत्र का ये वाहक होता है एवं उसका रक्षक होता है। लोकतंत्र का वाहक यानी कि लोकतंत्र को चलाने वाला होता है। इसमें लोक प्रशासन के अंतर्गत लोगों की जो सेवा होती है वो की जाती है और लोगों की भागीदारी को यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि लोकतंत्र चल सके। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम होता है। समाज में से अगर हमें कोई भी कुरीति हटानी होती है, कोई भी हमें परिवर्तन लेके आना होता है, ठीक है, कोई नवाचार कार्यक्रम लेके आना होता है, तो वो लोक प्रशासन के माध्यम से आ पाता है। हमारी जो सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, कला होती है, उसके संरक्षक के रूप में काम करता है। विकास प्रशासन का पर्याय है, यानी कि अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी क्षेत्र में विकास, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रखा है तो ऑलरेडी वहाँ का प्रशासन है वो अच्छा माना जाता है। विधि एवं न्याय को स्थापित करता है। ठीक है, लोगों के बीच में जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने का काम लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ये एक आजीविका का माध्यम होता है, यानी कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें भी हम अपना एक करियर ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं सपना होता है कि वो भी जो हमारी जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें जा सकें। ठीक है, और अपने आप को कंट्री को सर्व करने का एक मौका दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आजीविका का भी एक माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना क्या थी, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था उनके अंदर में जो सिविल सर्विसेज थी वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर था। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में सिविल जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उनका जो फादर है वो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो ब्रिटिश इंडिया में जो सिविल सेवा थी उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहली थी सैन्य सेवा, दूसरी थी नौसेना और तीसरी थी वाणिज्य सेवा। ठीक है, तो वाणिज्य सेवा में जो अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जनता से कनेक्ट थे, उनसे डायरेक्ट इनका मिलना जुलना हुआ करता था, इसीलिए इसको सिविल सेवा कहा जाने लगा और बाद में, ठीक है, वाणिज्य सेवा को ही सिविल सेवा कहा जाने लगा। उन दिनों जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनकी जो भर्ती होती थी वो किसी प्रतियोगिता के माध्यम से नहीं की जाती थी, यानी कि आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं डायरेक्ट जो भी इच्छुक होता है उसको बस उसकी जो जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है और वो एलिजिबल होता है तो उसको सिविल सर्वेंट बना लिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बल्कि उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चुना जाता था। ठीक है, फिर कॉर्नवालिस के समय सिविल सेवा को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जाता था। पहली थी अनुबंधित यानी कि कॉन्वेंटेड, जो जिसमें हाई पोस्ट होती थी जिसमें से ब्रिटिश ही जा सकते थे। दूसरी होती थी असंबद्ध यानी कि अनकॉन्वेंटेड, जो कि दोनों के लिए थी, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद कॉर्नवालिस ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी 10 जुलाई 1800 में। ठीक है, फिर 1806 में जब वो रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, उसके पश्चात जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसने कॉलेज को निरस्त कर दिया, यानी कि उसको अस्वीकृत कर दिया और लंदन के हैलीबेरी में सिविल सेवा के लिए एक नया कॉलेज बनाया था। फिर चार्टर एक्ट आया 1853 में, उसको लागू करने के बाद जो सिविल सर्विसेज थी उसमें काफी ज्यादा बदलाव हुए, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन शुरू हो गया था। 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 में ही लंदन में ही इनकी परीक्षा होनी स्टार्ट कर दी गई थी। फिर 1853 में चार्टर एक्ट के बाद जो भारतीय थे वो भी सिविल सेवा का हिस्सा बन सकते थे। फिर 1861 में जो अनुबंधित यानी कि कॉन्वेंटेड जो सर्विसेज होती थी उसमें भारतीय शामिल हो सकते थे और 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवाओं के बारे में लिखिए। ठीक है, तो संविधान में सिर्फ 3 जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो मानी गई हैं। पहली है आईएएस, ठीक है, दूसरी है आईपीएस और तीसरी है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इसके कुछ आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, एक बार उनको देखते हैं। तो आर्टिकल 309 में बता रखा है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो सेवकों या फिर जितने भी सर्वेंट्स होते हैं उनकी भर्ती और सेवा की शर्तों को तय कर सकती है। ठीक है, उनके लिए जो नए कानून होते हैं वो बना सकती है। ठीक है, उनको उनके चयन करने के कौन कौन से तरीके होंगे उनको डिसाइड कर सकती है। तो ये सारा का सारा काम जो है संसद कर सकता है और ये जो शक्ति है उनको आर्टिकल 309 के तहत प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 310 में जो अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के अनुसार ही पद धारण करता है। ठीक है, यानी कि जब उनका चयन हो जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ठीक है, उनके अनुसार ही वो पद धारण करता है।
फिर आर्टिकल 311 में बेसिकली जो जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को पद से हटाने या पद घटाने के बारे में इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 311 में। यह सिविल सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह उनके खिलाफ दायर आरोपों का जवाब देने का उनको मौका देता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी उसको उसके ऊपर आरोप लगा देता है, ठीक है, तो उसको भी अपनी सफाई देने का मौका इसमें दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई जो बड़ा अधिकारी होता है वो उसको उसका जो उसका स्तर होता है उससे नीचे लेके आना चाहता है, तो उसके लिए भी उसके लिए डिफेंड करने के लिए ये आर्टिकल काम करता है वहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए प्रत्येक के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार इनको प्राप्त है। ठीक है, यानी कि अगर संसद चाहती है किसी राज्य में एक से ज्यादा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो बनानी है, तो वो अधिकार इसको प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 312 के तहत इसको मिला हुआ है। आर्टिकल 335 में ये कह रखा है कि जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो लोग होते हैं उनको भी सिविल सेवा में के अंतर्गत उनको रिजर्वेशन की बात कही गई है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 320 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है उनका ये कर्तव्य है कि वो संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। ठीक है, अगर किसी भी स्टेट में किसी हमारे जो इंडिया है उसमें सिविल सर्वेंट्स की कमी पड़ रही है, तो ये यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस की जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन समय समय पे करते रहे, जिससे कि उनकी कमी ना हो पाए। ठीक है, अब कुछ बुक में कुछ भर्ती की विधियां दे रखी थी। तो पहली विधि है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती। दूसरी है प्रमोशन, ठीक है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर उसको बढ़ा देना। तीसरी है ट्रांसफर, अगर किसी स्टेट में ज्यादा सिविल सर्वेंट्स हैं तो उनको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर देना जहां पे उनकी हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका के बारे में बताइए। जो पीएमओ ऑफिस है हमारा उसके बारे में बताना है। तो प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले उनके नजदीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का समूह जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सारे कामकाज को संभालता है। ठीक है, तो ये ग्रुप होता है उन लोगों का जो कि प्रधानमंत्री के नीचे आने वाले जितने अधिकारी होते हैं, उनके नजदीकी अधिकारी होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सारे कामकाज को संभालता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख सचिव होते हैं यानी कि प्रधान सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, हेड ऑफ द पीएमओ होते हैं। 1977 तक लोग इसे प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम पर या उसके तौर पर जानते थे, लेकिन देश के छठे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके कार्यकाल में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय रखा गया था। ठीक है, अब इसके क्या क्या काम होते हैं, रक्षा से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं वो सारे के सारे पीएमओ हैंडल करता है। जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं उनके निर्माण के जितने मुद्दे होते हैं वो सारे के सारे पीएमओ के अंडर में आते हैं। सिविल सेवाओं में कोई सुधार करना होता है, ठीक है, जितने भी प्रमुख निर्णय होते हैं जो मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित होते हैं उनको ये करता है। प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करता है और एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि कोई भी योजना बनाई जाती है उसके लिए विचार विमर्श करना, ये सारा का सारा काम पीएमओ को करना होता है। प्रधानमंत्री कोई फैसला लेता है, ठीक है, तो उसके फैसले में उनका सहयोग करना ये इस ऑफिस का काम होता है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री के जनसंपर्क से संबंधित पक्ष जो नागरिक समाज से संबंधित होते हैं उनमें मदद करता है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री के जनसंपर्क जनता से कनेक्ट करने में, ठीक है, जितने भी मुद्दे होते हैं उन सभी को डील करता है। ठीक है, इससे यह दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ जनता से प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए यह जनसंपर्क कार्यालय के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आपको प्रशासन से कोई समस्या है तो आप उसको डायरेक्ट बीएमओ में भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद में वहाँ के जितने भी अधिकारी होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर उनको कोई फॉल्ट दिखेगा, कोई गलत या कमी दिखाई देगी तो वो उसमें उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जनसंपर्क कार्यालय के रूप में भी काम करता है। यहाँ से जितनी भी जनता की समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं। प्रशासनिक सुधार में प्रमुख पहलें क्या हैं? ठीक है, यानी कि अगर हमें प्रशासन में कुछ सुधार लेके आना तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे हमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। ठीक है, अनुकूल वातावरण यानी कि जितने इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हमारे इलाके में आ सकें, इन्वेस्ट कर सकें, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो और उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो लोक प्रशासन को आम लोगों के लिए अधिक नैतिक और कुशल होना चाहिए। तो जो लोक प्रशासक होते हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको अधिक नैतिक होना चाहिए, लोगों के प्रति
दया दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए और उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने में कुशल होने चाहिए। उनके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिससे वो काम कर सकें, समाज का कल्याण कर सकें। ठीक है। सिविल सेवा में सुधार एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यह धीमी और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर हमें सिविल सेवा में जो हमारी सिविल सर्विसेज होती हैं उनके अंदर में चेंजेस लेके आने हैं तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है। अगर कोई कोई भी जो मिनिस्टर होता है, कोई भी जो मेन जो हमारा होता है, जैसे पीएम या हो गया फिर या फिर जो सीएम हो गया, अगर वो चाहता है कि मैं एक दिन में जो सिविल सर्विसेज होती है उनमें चेंज कर दूंगा तो ये इम्पॉसिबल होता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर वो ये चाहता है कि ये धीरे धीरे चलेगा और निरंतर यानी कि लगातार चलता रहेगा तो तो अब ये पॉसिबल होता है कि उसमें सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो 3 तरीके हैं जिससे कि लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है। ठीक है। पहली तो ये होती है संरचनात्मक सुधार, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम चेंज ला सकें। ठीक है। उनके नीचे जितने अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदेही को तय करना होगा, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसकी वजह से इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। दूसरा है व्यवहारात्मक सुधार, यानी कि अगर जितने भी सिविल सर्वेंट्स प्रशासन में हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो उनके अंदर उनका जो व्यवहार होता है उसको सुधारा जाएगा। और कई बार ये देखा भी जाता है, देखा क्या जाता है, ये होता भी है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता से दूर भागते हैं। ठीक है। तो ये इनका गलत व्यवहार दिखाता है, वो अनैतिकता को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको उनका जो व्यवहार होता है उसमें सुधार किया जाएगा तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो अपने आप ही सुधर जाएगा। और लोगों के बीच में ना कहीं मतभेद होते हैं, एक संगठन के रूप में वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उनके बीच में जो आपसी मतभेद होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो समाज पे पड़ता है। ठीक है। समाज की जो नीतियां होती हैं, समाज के लोग होते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो उनको एक संगठन के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो उनका जो संगठन होता है उसमें भी सुधार किए जा सकते हैं जिससे हमारा जो पूरा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सुधर सकता है। अब लोक प्रशासन में सुधार के लिए कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? पहला, चुनावी प्रणाली, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना। ठीक है। जितने विदेशी मामले होते हैं उनको देखना। शिक्षण संस्थान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लेके आना है। नशीली दवाओं पर नियंत्रण करना, जनसंख्या नियंत्रण, विकास और सार्वजनिक सुरक्षितता पर ध्यान देना। ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे लोक प्रशासन में सुधार किए जा सकते हैं। सिविल सेवाओं में पदोन्नति की शर्तें क्या है, यानी कि जो प्रमोशन होता है उसके लिए क्या कौन कौन सी बातें यहाँ पे कही गई हैं। प्रमोशन शब्द की उत्पत्ति प्रोमोवर से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आगे की ओर बढ़ना। ठीक है। तो विलियम जी टॉपकी के अनुसार पदोन्नति का तात्पर्य एक कर्मचारी के एक पद से दूसरे पद पर उच्च ग्रेड और वेतन की गति से संबंधित है। ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है, वो अगर उसका स्तर बढ़ता है, वो अपने ग्रेड से ऊपर जाता है, उसकी वेतन में वृद्धि होती है तो वो प्रमोशन कहलाता है। ठीक है। तो पदोन्नति यानी कि जब प्रमोशन होता है तो उसकी जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, अगर उसको पैसा अच्छा मिल रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितनी हायर उसकी पोस्ट होगी तो उसके लिए जिम्मेदारियां, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब प्रमोशन तीन टाइप के होते हैं। पहले होते हैं निम्न सेवा से उच्च सेवा तक, जैसे राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तक, यानी कि जो स्टेट पीसीएस से कुछ ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो वो उसके बाद में जाके जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी होती है निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड तक, जैसे जूनियर टाइपिस्ट से लेके वरिष्ठ टाइपिस्ट तक इसमें शामिल होता है। निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक, क्लर्क से एक कार्यकारी वर्ग तक। या कार्यकारी वर्ग वो होता है जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनके एग्जीक्यूशन में काम करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका को विस्तार से बताएं। तो मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है वो भारत के प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। ठीक है। भारत का मंत्रिमंडल सचिव सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। यह सिविल सेवा बोर्ड का पूर्व आधिकारिक अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। यह भारत सरकार के प्रशासन, व्यापार नियमों का लेन देन 1961 और भारत सरकार व्यापार नियमों का आवंटन 1961 के लिए जिम्मेदार होता है। इसके क्या क्या कार्य होते हैं एक बार उनको देखते हैं। कैबिनेट समितियों और कैबिनेट को सचिवीय सहायता प्रदान करना होता है, यानी कि जो कैबिनेट होती है इसमें प्रधानमंत्री के कुछ जो नजदीकी मंत्री होते हैं, ठीक है, नजदीकी विभाग के जो मंत्री होते हैं जो देश के लिए काफी ज्यादा सर्वोपरि होते हैं, उनको साथ उनके अंदर में जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं उनको सचिवीय सहायता प्रदान करता है। जितनी भी कैबिनेट की जो समितियां बनती हैं उनको सहायता प्रदान करना मंत्रिमंडल सचिवालय का काम होता है। भारत सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि भारत सरकार में जो मेन प्रशासन होता है, जितनी भी नीतियों का लागू करने का काम होता है वो मंत्रिमंडल
सचिवालय के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये भारत सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। विभागों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है, ठीक है, यानी कि जो जितने भी विभाग होते हैं उनमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो काम है वो सही ढंग से हो रहा है, संविधान के अनुसार हो रहा है, किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो। तो ये सब काम देखना मंत्रिमंडल सचिवालय का काम होता है। व्यापार के संचालन को सुगम बनाना, ठीक है, व्यापार को यानी कि दूसरे देशों के साथ व्यापार किस तरह का रहेगा, ठीक है, किस तरह से हम उसको ऑपरेट करेंगे, तो इन चीज़ों का काम देखने का काम होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का। हर विभाग के बीच सहयोग विकसित करना तथा मतभेदों को दूर कर निर्णय लेने में सहायता करना। हर विभाग यानी कि जितने भी विभाग होते हैं, जितने डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बीच में सहयोग विकसित करना, ठीक है। कई बार हम ये देखते हैं कि जितने भी विभाग होते हैं ना, वो आपस में ही उनके बीच में आपसी मतभेद होते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, उनके जो फैसले होते हैं उनमें टकरार रहती है। तो इन चीज़ों को दूर करने का काम होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का। उनके जितने मतभेद होते हैं उनको दूर करने का काम होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का, और उनको निर्णय लेने में सहायता करना, ठीक है। तो ये काम होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू।